Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in YouTube channel. Today we learn magnetization curve और इसको हम BH कर्व भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व. So let's start the today session. First of all the BH कर्व. BH कर्व क्या होता है? BH कर्व एक्चुअली प्लॉट करते हैं हम किसी भी फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी के बीच एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ प्लॉट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हर मटेरियल मैग्नेटिक में मटेरियल के क्लासिफाइड किए जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक में हमने मटेरियल क्लासिफाई किया है इंसुलेटिंग, सेमी कंडक्टिंग एंड मेटल, वैसे ही इस मटेरियल के अंदर होता है. मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फेरो मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ओके, फेरी मैग्नेटिक. तो ये अलग अलग मटेरियल होते हैं जिसकी परमियाबिलिटी अलग अलग होती है. तो जैसे मान लो म्यू ज़ीरो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई × 10⁻⁷. पर रिलेटिव परमियाबिलिटी हर मटेरियल की चेंज होती है. क्यों? क्योंकि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. तो उस वजह से उसकी फ्लक्स डेंसिटी एंड उसकी एच, उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी जो फ्लक्स जनरेशन कैपेसिटी है हर मटेरियल के अंदर, वो चेंजेस होती है. जैसे फेरोमैग्नेटिक की म्यू आर वैल्यू, रिलेटिव परमियाबिलिटी वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है. पैरामैग्नेटिक की 1 से 10 के बीच होती है, मतलब कि 1 से और 10 के बीच होती है. और जो डायमैग्नेटिक होती है उसकी लेस देन 1 होती है. जैसे आप एयर और वैक्यूम ले लो, उसकी परमियाबिलिटी 1 होती है. मतलब कि बी और एच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है. पर जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक या तो फिर फेरी मैग्नेटिक है, सबकी परमियाबिलिटी अलग अलग होती है. उस वजह से उसके अंदर जो जनरेशन होता है, फ्लक्स जनरेशन, उसकी वैल्यू चेंज होगी. अगर फ्लक्स जनरेशन की वैल्यू चेंज होगी तो बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगा, और फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर से हम एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है. सो नॉर्मली अगर मान लो कि आपके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू पैरामीटर बी और एच गिवन है, तो ये जो इक्वेशन है हम उस पर्टिकुलर मटेरियल की रिलेटिव परमियाबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे बी और एच जनरली किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर मैग्नेटिक सर्किट यूज़ होता है, और ये बी और एच एक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू हम कंसीडर करते हैं. जब हम किसी मशीन को या तो मटेरियल को डिज़ाइन कर रहे हैं, तब एच और बी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं. तो उस वैल्यू से हम उस मटेरियल की म्यू आर वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया है बी वर्सेस एच. जैसे मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होता है. अगर वो अनमैग्नेटाइज है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूलर है वो सारे रैंडम फैशन में होते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में होता है, और उसका नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है. तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना. और जब आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हो तो वो मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो यहाँ पे आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो कि ओ से ए पॉइंट जो है, ओ पॉइंट पे आपका मटेरियल कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज है. यहाँ से आपने मटेरियल को मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया, मतलब कि आपने कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी. तो ओ से ए पॉइंट के बीच आपका क्या हो रहा है, जितने भी मॉलिक्यूलर्स है वो टाइम ले रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में है, वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो ए पॉइंट, ओ से ए पॉइंट तक वो क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं, और सारे मॉलिक्यूलर्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे. जैसे ही वो ए पॉइंट तक पहुँचेंगे, उसके बाद वो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसके अंदर जो फील्ड जनरेशन हो रही है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. मतलब ए पॉइंट के ऊपर सारे मोलिकुलर्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, और उसके बाद वो मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, राइज होगी. अगर मान लो कि किसी मटेरियल की वैल्यू 1 मिली वेबर है, मतलब 1 मिली वेबर या तो 1 वेबर तक वो फ्लक्स जनरेशन कर सकता है. जैसे ही उसने ए पॉइंट क्रॉस किया तो वो उसका फ्लक्स राइज हो रहा है, और जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने 1 वेबर फ्लक्स जनरेशन कर लिया. मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी उसने एक पॉइंट तक, मतलब सेचुरेशन पॉइंट तक वो पहुंच गया, मतलब वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया. जैसे ही वो सी पॉइंट क्रॉस करेगा तो वो सेचुरेशन रीजन में आ जाएगा. सेचुरेशन रीजन में क्या होता है, जैसे हम पर्सन की बात करें कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे या 10 घंटा काम करेगा। अगर वो 10 घंटे के बाद उसको काम कराओगे तो वो एक सेचुरेशन लिमिट में आएगा, मतलब कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना परफॉर्मेंस उसने 8 या 10 घंटे में दिया वो परफॉर्मेंस वो 10 घंटे के बाद नहीं देगा। वैसा ही कुछ ये इस मटेरियल का है। जैसे ही अगर सी पॉइंट क्रॉस करता है, अगर उसको आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो और उसको एनर्जाइज कर रहे हो, तो सी पॉइंट के बाद उसका जो परफॉर्मेंस हो जाता है वो वीक हो जाता है और कुछ सर्टेन लेवल के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रीजन बने, एक ओ से ए के बीच एक नॉन लीनियर रीजन बनता है और ए से सी बीच आपका मटेरियल एक कांस्टेंट मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब कि उस टाइम पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा है, और उसके बाद वो फिर से नॉन लीनियर रीजन में आ जाए जिसको बोलते हैं हम सेचुरेशन रीजन। जैसे बोल सकते हैं ओ एंड ए सी एंड बे ऑन सी, ये 3 जो जोन है इसको हम मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं। और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया पर्टिकुलर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इनिशियल जोन को ओ ए को हम नॉन लीनियर जोन बोलते हैं, ए सी को लीनियर जोन, और जो सी के बाद वाला पॉइंट जो है उसको हम नॉन लीनियर जोन, इसको हम सेचुरेशन रीजन भी बोलते हैं। सो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो एच। म्यू जीरो वैल्यू इज नोन, और बी और एच की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस पर्टिकुलर स्लोप से। तो वहाँ से हमें म्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी और रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है मटेरियल की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या आप, अगर अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या तो फेरोमैग्नेटिक नहीं यूज़ कर रहे हो या तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो हर मटेरियल की म्यू आर की वैल्यू की वजह से उसकी बी वैल्यू और एंड एच वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कास्ट आयरन की स्ट्रेट लाइन है, उसके अबाउ कास्ट स्टील है, उसके अबाउ सीट स्टील है, मतलब वो क्या कर रहा है, जितनी परमेबिलिटी बढ़ाओगे उतनी फ्लक्स जनरेशन ज़्यादा होगी, उससे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, वो जल्दी सेचूरेट नहीं होगा। जैसे 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 आप म्यू आर वैल्यू बढ़ाओगे उतनी सेचूरेशन लेवल उसकी हाई होती जाएगी, मतलब वो जल्दी सेचूरेट नहीं होगा। उस तरह से हम किसी भी मशीन के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, और जो मटेरियल आपका जल्दी सेचूरेट ना हो उस तरह का मटेरियल हम इलेक्ट्रिक मशीन में यूज़ करते हैं, जैसे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, वैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। सो ये एक पर्टिकुलर आप देख, यहाँ पे देखा आपने बी और एच की रिलेशन। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थियरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।